हेलो स्टूडेंट, जीएस ज्ञान के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां COP 27 जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में भारत शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि कहां पर इस प्रकार से मैंग्रोव का जो गठबंधन हुआ है उसमें भारत भी शामिल हुआ है। तो इसका आंसर है मिस्र। तो मिस्र आप जानते हैं कि एक अफ्रीकी देश है और वहां पर COP 27 का जो गठबंधन था उसमें मैंग्रोव गठबंधन में भारत शामिल हुआ। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो मिस्र के शर्म अल शेख में ये UN कॉन्फ्रेंस COP 27 आयोजित हुआ है और इसमें मैंग्रोव को बचाने की बात कही गई है। दोस्तों पहले बात करते हैं ये मैंग्रोव क्या होता है। मैंग्रोव जो है वो समुद्र के तटीय इलाकों और दलदली जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधे या वनस्पतियों को कहा जाता है। तो यहां पर आप एक चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह के पेड़ पौधों को मैंग्रोव कहा जाता है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये समुद्र और तटीय क्षेत्रों में या जैसे समुद्र से होने वाली कई प्रकार की गतिविधियों को रोकने में या वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण है। जैसे जब भारत में सुनामी वगैरह आया था तो ये देखा गया था कि जहां जहां पर मैंग्रोव वनस्पति अधिक थी वहां पर सुनामी का प्रभाव कम देखा गया। तो इसी कारण से आजकल मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण पर दुनिया की सरकारें काफी जोर दे रही। इसी तरह के एक कार्यक्रम में भारत भी शामिल हुआ है। अब ये जो एक तरह से सम्मेलन था उसमें मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन के लिए मैंग्रोव गठबंधन की जो बात कही गई है और इसी में भारत जो है वो शामिल हुआ है। ये सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के क्षेत्र में शुरू किया गया था। अब भारत के साथ में ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मिस्र में मैंग्रोव गठबंधन आयोजित किया गया COP 27 का, जिसमें भारत शामिल हुआ। अब ये COP क्या है दोस्तों? COP के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। COP यानी COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखिए 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील का जो रियो डी जेनेरो शहर है वहां पर अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन या आप कहें कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे हम अर्थ समिट फर्स्ट के नाम से जानते हैं या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इसी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नामक एक संगठन बनाया गया या एक समझौता किया गया और इसी समझौते के अंतर्गत यह कहा गया कि इस समझौते के जो सदस्य देश हैं वो प्रतिवर्ष इस प्रकार से एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। तो इसी तरह जब ये लोग आपस में या सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि आपस में मिलते हैं तो इसे COP कहा जाता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी जो भी इस तरह से UNFCCC के सदस्य देश हैं वो जब सम्मेलन करते हैं तो उसे COP के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों यहां पर विश्व विज्ञान दिवस की बात की जा रही है और विश्व विज्ञान दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो हाल ही में ये 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया था। देखिए समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और लोगों को उससे जोड़ने के लिए यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहला विज्ञान दिवस 10 नवंबर 2002 को मनाया गया था। अब जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो इससे थोड़ा अलग है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी भारत का अपना राष्ट्रीय जो दिवस है, विज्ञान दिवस है, वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। CV रमन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए इस दिवस को भारत ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में चुना है। तो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 10 नवंबर को और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? यानी अब तक भारत में जो रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते रहे हैं वो इसरो के द्वारा ही किए जाते रहे और इसरो एक सरकारी संस्था, एक सरकारी जो कंपनी यानी भारतीय जो अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान। लेकिन अब एक ऐसी कंपनी या एक निजी कंपनी भी इस क्षेत्र में अपने रॉकेट प्रक्षेपण करने जा रही है और उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है स्काई रूट्स एरोस्पेस।
तो स्काई रूट एरोस्पेस पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई है जो कि स्पेस में अपने रॉकेट लॉन्च करेगी, यानी भारत की ऐसी कंपनी है जो निजी रॉकेट का विकास करेगी या अंतरिक्ष में इस प्रकार से रॉकेट का प्रक्षेपण करेगी। हैदराबाद स्थित ये कंपनी है और इसने इसरो के साथ में एक समझौता किया है जिससे ये अंतरिक्ष में अपने जो रॉकेट है वो प्रक्षेपित कर सकेगी। तो स्काई रूट एरोस्पेस छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट की विक्रम श्रृंखला, यह ध्यान रखिएगा विक्रम श्रृंखला यानी विक्रम सीरीज का निर्माण कर रही है और इसका पहला परीक्षण यानी विक्रम फर्स्ट जो है वो अभी 2002 में नवंबर में प्रक्षेपण होने वाला। तो ये स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली निजी कंपनी है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI, कौन से नंबर के CJI बने हैं? तो इसका आंसर होगा 50वें मुख्य न्यायाधीश, यानी जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। देखिए ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष बने थे, जज बने थे सॉरी, और इससे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, यानी सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और फिर उसके बाद में अगर बात करें कि इनकी पहली नियुक्ति सन 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई थी और 1998 से लेकर के 2000 तक ये भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और इनका अभी जो कार्यकाल होगा CJI के तौर पर वो 2 साल का होगा। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनके पिता भी भारत में CJI यानी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ का जन्म जो है वो 11 नवंबर 1959 को हुआ था और इनके जो पिता थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ वो भी भारत में चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। कब से कब तक? 1978 से लेकर के 1985 तक, यानी 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहां आयोजित हुई? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। तो ये 9 नवंबर से शुरू हुई है और यह पहली राइफल या पिस्टल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ चैंपियनशिप होगी जिसमें नई एशियाई रैंकिंग प्रणाली शुरू की जाएगी और ये 9 नवंबर से 19 नवंबर 2022 तक डेगू इंटरनेशनल यानी दक्षिण कोरिया का जो एक क्षेत्र है डेगू, वहां पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही। उसके बाद अगला प्रश्न है। हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी? यानी ऐसी कौन सी कंपनी है इन भारतीय कंपनियों में जो अब तक या हाल ही के वर्षों में फोर्ब्स के अनुसार इस 2022 में सबसे अच्छी नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो फोर्ब्स के अनुसार सबसे अच्छी नियोक्ता है। तो बिजनेस मैगजीन, अमेरिका की बिजनेस मैगजीन दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की है जिसमें फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2022 में मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसको पहला स्थान दिया गया है। हालांकि अगर दुनिया भर में बात करें तो रिलायंस जो है वो 20वें नंबर पर आई। तो सबसे पहले नंबर पर दक्षिणी कोरिया की जो एक दिग्गज कंपनी यानी इलेक्ट्रॉनिक जाइंट है सैमसंग, जिसके मोबाइल वगैरह भी खूब इस तरह से प्रचलित हैं, वो सबसे पहले नंबर पर है और उसके बाद अमेरिकी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, अल्फाबेट है या एप्पल का स्थान आया। तो इस प्रकार से भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में प्रथम और दुनिया भर में 20वीं कंपनी फोर्ब्स के अनुसार मानी गई। उसके बाद नवंबर 2022 में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53वां ये आयोजित किया जाएगा गोवा में। तो दोस्तों गोवा में इस प्रकार से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 2022 का जो फिल्म महोत्सव है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब इसमें देखिए कि ये जो महोत्सव है ये 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा और इसमें जो प्रतिष्ठित जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है उसके लिए
लगभग 15 फिल्मों में प्रतिस्पर्धा होगी। भारत की तरफ से द कश्मीर फाइल्स इसमें शामिल की गई। तो ये यहां पर आप याद रखिएगा कि 20 से 28 नवंबर के बीच में गोवा में ये जो आयोजन है वो किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां आसियान भारतीय स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो भारत और आसियान का जो एक शिखर सम्मेलन हो रहा है उसके लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां पर गए हैं या कहां के लिए रवाना हुए हैं? तो इसका आंसर है कंबोडिया के लिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक प्रतिनिधि मंडल के साथ शुक्रवार को 12 से 13 नवंबर के बीच नोम पे कंबोडिया में 17वें भारतीय या 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और आसियान के जो वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कंबोडिया इन सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है। तो ये दक्षिण एशिया का क्षेत्र है और यहां पर ये कंबोडिया वाला भाग है। अब ये आसियान क्या है दोस्तों? तो आसियान एक ऐसा संगठन है जो कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों से मिलकर बना, यानी भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ या जो एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां पर 10 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। और इस आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है। और इसमें 10 देश शामिल हैं। ये 10 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब इस संगठन का उद्देश्य क्या है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्रों में देशों के बीच में, एशिया प्रशांत के आसपास के जो क्षेत्र हैं या जहां पर जो देश हैं उनमें आर्थिक विकास, समृद्धि, शांति और स्थिरता कायम करना इस संगठन का उद्देश्य है। और चूंकि स्थापना 8 अगस्त को हुई थी तो 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस देश के राष्ट्रपति सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे। तो भारत का जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसमें राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका आंसर है गुयेना के। तो गुयेना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भारत में 17वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। ध्यान देखिए कि यह सम्मेलन 8 से 10 जनवरी के मध्य या 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित होगा। तो यह राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली है। और आप देख सकते हैं कि गुयेना जो है वो लैटिन अमेरिका या दक्षिणी अमेरिकाई देश है, यहां पर ये स्थित बिल्कुल प्रशांत अटलांटिक के तरफ या जो अंध महासागर उसके पास है, ब्राजील से ऊपर की तरफ। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका कारण है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। यानी लगभग अपने 22-23 साल के प्रवास के बाद महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। और इस दौरान मतलब दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में यूरोपियों द्वारा चलाई जा रही रंग भेद नीति के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। और बाद में जब वो 1915 में भारत आए तो इसी दिन को 9 जनवरी 1915 को भारत जब महात्मा गांधी का आना हुआ तो इसी दिवस के उपलक्ष्य में 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। तो पहला भारतीय दिवस जो है वो 2003 को मनाया गया था। और डेट जो है 9 जनवरी क्यों चुनी गई है? क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं इसमें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI कार्यक्रम प्रारंभ किया? दोस्तों एक तो होता है वन क्षेत्र जो सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। इन वन क्षेत्रों के बाहर भी जो क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार से निजी या सार्वजनिक भूमि है वहां पर भी वना रोपण या वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा सके, इसके लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। जैसे लोगों के निजी संस्थानों में खेत या अपने घरों के आसपास की भूमि, नहरी क्षेत्र या कोई सार्वजनिक क्षेत्र, इन सब में भी वृक्षों का जो वृक्ष जो है वो लगाए जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये कार्यक्रम जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो TOFI कार्यक्रम हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया।
तो इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक वन क्षेत्र, यानी जो एक तो संरक्षित वन क्षेत्र है, उसके आसपास के बाहरी वन क्षेत्र जो हमारे आसपास सड़कों के किनारे या अन्य क्षेत्रों पर भी है, नहरों के किनारे वगैरह, वहां पर भी वन क्षेत्र को विकसित करना है। देश में कुल वन और वनों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 है। जैसे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, लेकिन अभी भी भारत जो है इस लक्ष्य से थोड़ा पीछे है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं और इनके ऊपर जो भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन किया है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी तरह की कुछ और लेक्चर और क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।